हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पार्ट 3 में दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में क्यों जाना जाता है, जहां पे अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर हिमाचल प्रदेश को हमारे देश के अलग अलग राज्यों के साथ कंपेयर किया जाएगा। और दूसरा जो हमारा चैप्टर जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका हमारे प्रदेश में क्या स्टेटस है, और उसके साथ साथ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम लोगों को अलग अलग बैंकिंग सेक्टर की मदद से हिमाचल प्रदेश के अंदर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिनमें मुख्यतः हैं नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि हिमाचल प्रदेश 90% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो यही कारण है नाबार्ड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के अंदर निभाता है। क्लियर? तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग इन्हीं दो एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो हमारे दो चैप्टर्स हैं उनमें सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारी देश की इकोनॉमी और हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है, क्या जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, इनसे संबंधित डाटा जो है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट रहा, वहां पे हम लोगों ने लास्ट ईयर का जो हिमाचल प्रदेश का बजट था, कितना उसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ, कौन कौन से सोर्सेज से हुआ, कहां कहां हमारे प्रदेश के द्वारा खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, सबसे पहले हमने उसके बारे में समझा। और उसके साथ साथ ये नया चैप्टर इस बार हमें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ऐड होता हुआ देखने को मिला है, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। तो हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ हमारे देश का क्या स्टेटस है अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात करें। क्लियर? तो अभी तक ये दो पार्ट, दो वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण अनफॉर्चुनेटली डिले हो रहा है। हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जितना जल्दी हो इसको जो है वो रैप अप कर दिया जाए, ताकि आप लोगों के पास काफी ज्यादा समय बच जाए इकोनॉमिक सर्वे को रिवाइज और रीड करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग देखेंगे तो काफी ज्यादा जो है वो इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, और इस पर वैसे ही डाटा जो है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे हम लोगों को थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले इतना हैवी सर्वे नहीं हुआ करता था, इस बार जो नंबर ऑफ चैप्टर्स उनको भी इंक्रीज किया गया, और उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो आप सब लोगों के लिए इस बार का जो सर्वे है उसको याद रखना, मेमोराइज रखना थोड़ा सा टास्क हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जब आप इसको 2 दिन बार बार पढ़ोगे, समझोगे, और जो हमारे हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी है उसके साथ रिलेट करोगे, भाई हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी क्या, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नेंस है उसके साथ भी एसोसिएट करोगे, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी के साथ भी एसोसिएट करोगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस इकोनॉमिक सर्वे की या जो रिलेवेंस इंपॉर्टेंस है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पे सबसे पहले हम लोग प्रोग्रेसिव हिमाचल, जहां पे हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोथ है उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में मेजर किया जाएगा, अलग अलग इंडेक्सेस की नजर से हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश कैसा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की हम लोग बात करें, इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करें, इनमें हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस है या हिमाचल प्रदेश का बाकी राज्यों के साथ जो वो कंपैरिजन हम लोग देखेंगे, जहां से शायद हम लोग एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जी हिमाचल बड़ी प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो वो प्रोग्रेसिव स्टेट क्यों है उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी जो है वो आप लोगों को जो हमारा चैप्टर 5 है दैट इज प्रोग्रेसिव हिमाचल, वहां पे देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमारा आज का दूसरा चैप्टर जो आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा दैट इज बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। क्लियर? तो ये दो टॉपिक जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रोग्रेसिव हिमाचल। अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले ही आप लोगों को एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दी कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग इंडेक्सेस की सहायता से, अलग अलग टूल्स की सहायता से जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जो अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसको हम लोग हमारे देश के जो बाकी राज्य हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनको आप सब लोग SDGs के नाम से भी जानते हो। तो अगर आप सब लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना होगा तो इससे रिलेटेड कहानी जो है वो थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेटर हो। क्लियर? देखिए 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक एजेंडा, एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया, और उस रेजोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि आने वाले 15 सालों में यानी कि 2030 तक आते आते हम लोगों ने दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाना है, एक बेटर जगह बनाना है। अगर हम दुनिया को अच्छी जगह बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हम लोगों को जो गरीबी है उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो भुखमरी है, हंगर है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, जो क्लाइमेट से रिलेटेड चैलेंजेस है उनको मिटिगेट करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा। क्लियर? साथ में लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? तो जब हम लोग दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग गोल्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पास किया हुआ एजेंडा या एक रेजोल्यूशन
जिसका टारगेट रखा गया कि हमने 2030 तक आते आते 2030 तक आते आते 17 गोल्स को अचीव करना है। अब ये 17 गोल्स जो हैं वो क्या हो गए? 17 गोल जैसे जी पॉवर्टी को रिमूव करना है, हंगर को रिमूव करना है, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उसको हम लोगों ने इंक्रीज करना है। क्लियर? तो उस तरीके से हम लोगों ने टोटल 17 गोल जो है उनको डिजाइन किया, और हर एक गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल टारगेट्स जो हैं वो सेट किए गए। टारगेट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली बात कहता हूं, मल्टीपल जो हमारे टारगेट्स है उसका मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमारे यहां पे गोल नंबर 1 है, गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, कि जो गरीबी है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है जी? क्लियर? अब इस नो पॉवर्टी को अचीव करने के लिए मल्टीपल टारगेट्स रखे गए। मल्टीपल टारगेट में जैसे पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट है कि हमने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको रिमूव कर देना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब होता है जहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो $1.25 से कम पैसा जो है वो कमा रहा है। तो ऐसा टारगेट रखा गया पहला, यानी कि अगर आप पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो तो पहला टारगेट ये रखा गया कि 2030 तक आते आते जो है वो हमने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, यानी कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल दुनिया के अंदर नहीं होना चाहिए जो $1.25 से कम पैसा कमा रहा हो। क्लियर? तो इस तरीके से हमें टोटल 5-6 टारगेट जो है वो गोल नंबर 1 को अचीव होते हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हर एक गोल के लिए मल्टीपल टारगेट्स रखे गए, और हर एक टारगेट को अचीव करने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स की सहायता ली गई। जैसे इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कहा गया कि टू रिमूव एक्सट्रीम पॉवर्टी, तो यहां पे देखा जाएगा कि जी जेंडर के बेसिस के ऊपर जो है वो क्या ये रिमूव हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिमूव कर रहे हैं और वो सिर्फ मेल की हो रही है, फीमेल की नहीं हो रही है। हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ अर्बन एरियाज की हो रही है, रूरल एरियाज की नहीं हो रही है। तो वहां पे प्रॉपर इंडिकेटर बनाए गए जो पूरा मेजर करेंगे कि अर्बन की कितनी हो रही है, रूरल की कितनी हो रही है ना जी, जेंडर बेसिस के ऊपर यानी कि सेक्स बेसिस के ऊपर कितनी हो रही है, लड़कों की कितनी है, लड़कियों की कितनी है। तो ये पूरा एक इंडिकेटर जो है वो हर एक टारगेट के साथ अटैच किया गया है। क्लियर? तो जब हम लोग ओवरऑल गोल्स को देखते हैं जिनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 17 गोल्स हैं, तो 17 गोल्स को अचीव करने के लिए टोटल 169 टारगेट्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं, और 169 टारगेट्स के साथ जो है वो हम लोग 231 इंडिकेटर्स जो है वो अटैच होता हुआ देखते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनका जो टोटल संख्या है वो है 17, जिनके साथ अलग अलग टारगेट्स एंड फर्दर अलग अलग इंडिकेटर्स को अटैच किया गया है। अब यहां पे 2-3 चीजें जो वो हमें समझने की आवश्यकता है। पहली बात क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये गोल्स डिसाइड किए गए और इंडिया भी उसका एक हिस्सा था। अब इंडिया में एसडीजी को इंप्लीमेंट करने की या उनकी इंप्लीमेंटेशन को कोऑर्डिनेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो नीति आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ना थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए जिससे आपको ये वाला चैप्टर जो है वो काफी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो इससे पहले हमें जो प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे से उनमें बड़ा मतलब बिल्कुल मिनिमम इंफॉर्मेशन उनके बारे में देखने को मिली। इस बार बहुत ज्यादा डिटेल में उनके बारे में जानकारी जो है वो दी गई है। क्लियर? तो थोड़ा सा है ना कहानी से सुन लो ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर रहे और आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लियर? तो सबसे पहले तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। देखिए, सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल यानी कि ग्लोबल लेवल के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिसाइड किया गया। फिर कहा गया कि हर एक देश जो है वो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेगा। तो इसमें हमारा देश जो है वो भी इस चीज पे एग्री किया कि हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे और हम भी 2030 तक इन 17 गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब इंडिया लेवल पे डिसाइड हो गया कि हम भी अचीव करेंगे। नीति आयोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कोऑर्डिनेशन की, इंप्लीमेंटेशन की। अब यहां पे इंडिया में इन्हीं गोल्स को मल्टीपल स्टेट्स को एलोकेट किया गया कि हर एक राज्य को कहा गया कि जी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके इन गोल्स को अचीव करने की, क्योंकि जब हमारे सारे राज्य जो हैं, सारी स्टेट्स जो हैं, यूनियन टेरिटरी जो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेंगी तो ऑटोमेटिक सी बात है पूरा देश जो है एसडीजीज को बहुत ज्यादा इजीली अचीव कर लेगा। क्लियर? अच्छा, अगली बात यहां पे क्या है कि हमारे देश का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लियर? और हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल एरियाज में रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना रूरल एरियाज में ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अर्बन एरियाज में फिर भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, फिर भी रिलेटिवली हमें पॉवर्टी वहां पे कम देखने को मिलती है, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। तो रूरल एरियाज की जो डिमांड है, नीड्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से केटर करने के लिए हमारी जो सरकार है, नीति आयोग का 2019 का एक डॉक्यूमेंट था, तो हमारी जो सरकार है उसने कहा कि जो पंचायत हैं या बिल्कुल जो हमारा लोकल लेवल है, पंचायती लेवल है,
वहां पे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और वहां पे टोटल इन्होंने 8-9 थीम्स जो वो आइडेंटिफाई की, जिनको अचीव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, पंचायतों की रहेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे सैनिटेशन की, क्लियर, तो सैनिटेशन जो है वो पंचायती लेवल के ऊपर उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करना जो वो बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्टली लोगों के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है वो स्टेब्लिश होगी, क्लियर। तो यही रीजन है कि जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो एक तो ये 17 गोल आते हैं जो कि पहले डिसाइड किए गए, क्लियर। उन 17 गोलों में से 17 गोल जो है फिर वो अलग अलग राज्यों को, अलग अलग स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अच्छा, अब इनमें से बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो शायद कुछ राज्यों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। जैसे मैं हिमाचल के कंटेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 को देखेंगे, एसडीजी 14 को अगर हम रीड करेंगे, तो वो बेसिकली लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। तो वो कहीं ना कहीं मैरीन इकोसिस्टम के ऊपर, जो मैरीन इकोसिस्टम है उसके ऊपर ज्यादा केंद्रित है, क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश में हमें मैरीन इकोसिस्टम तो नहीं देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे लाइफ बिलो वाटर जरूर है, पर उसका जो मेन टारगेट है वो मैरीन इकोसिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करना है और ज्यादा बेटर करना है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो गोल नंबर 14 है इसकी कोई बड़ी ज्यादा महत्वता, कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। सिमिलरली जो गोल नंबर 17 है, ये बेसिकली नेशनल गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि एक देश की, दूसरे देश की, तीसरे देश की जो सरकार है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करता है। तो यहां पे भी जो 17 नंबर का गोल है उसमें राज्यों का कोई बहुत ज्यादा रोल जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो आसान भाषा में जब इन गोल्स को अलग अलग राज्यों को एलोकेट किया जाएगा तो वहां पे कुछ राज्यों के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए कुछ गोल्स की जो रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि हिमाचल के लिए जो है वो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 जो है उसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लियर। सिमिलरली तो पहले क्या हुआ, नेशनल लेवल पे 17 गोल है, फिर राज्यों को एलोकेट किया गया इंपॉर्टेंस रेलेवेंस के हिसाब से। तो हर एक राज्य के लिए प्रायोरिटी जो है वो गोल्स की डिफरेंट रहेगी, क्लियर। और अल्टीमेटली जो है वो ये डिसाइड किया गया कि इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कुछ ऐसे गोल्स हैं, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो पंचायतें बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर सकती है। तो उसको नाम दिया गया लोकलाइज्ड एसडीजी, ठीक है जी, लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वहां पे मल्टीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, अलग अलग गोल को जो है वो मिक्स किया गया और पंचायतों को जिम्मेवारी दी गई, पंचायतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप उनको अचीव करोगे, क्लियर। क्योंकि वो गोल जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर ही अचीव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हिमाचल प्रदेश का कहानी समझ आया। फिर हिमाचल प्रदेश के ही कंटेक्स्ट में या नेशनल कंटेक्स्ट में हम लोग लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करेंगे, जो इस बार जो हम लोगों को काफी डिटेल में देखने को मिला। समझ आई कहानी की नहीं, ठीक है। तो पहले एसडीजी वाला चैप्टर जो है उसको क्लोज कर देते हैं और साथ में हम लोग देखेंगे कि जैसे अलग अलग गोल में कितने गोल जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रॉपरली अचीव हो चुके हैं, क्लियर। और बाकी प्रदेशों के साथ हम लोग हिमाचल प्रदेश को कंपेयर करेंगे। जैसे शायद आपको पता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स आता है, इसमें क्या है कि अलग अलग राज्य कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। और ये जो इंडेक्स है ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज होता है। तो उसी इंडेक्स की जो पूरी रिपोर्ट है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे हिमाचल और तमिलनाडु है और पहले नंबर पे जो है वो केरला है, क्लियर। लेकिन वहां पे और ज्यादा डिटेल में जो वो पूरे का पूरा डाटा दिया गया है तो उसको भी हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। लेकिन होपफुली आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाएगी तो हर राज्य के लिए गोल्स और टारगेट जो वो थोड़े कम या चेंज हो सकते हैं। लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, वो अलग अलग एसडीजीज को जो वो एक जगह के ऊपर मिक्स करेंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो अल्टीमेटली डायरेक्टली तो गोल या टारगेट का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन इवेंचुअली जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश और बाकी जो हमारे देश के राज्य हैं उनके बीच का कंपेरिजन पढ़ेंगे और क्या स्टेटस जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। होपफुली आप लोगों को पहला जो बिल्कुल एक ओवरव्यू है वो समझ आ चुका होगा। अब चलिए काम की बात करते हैं। वैसे काम की बात तो अभी तक भी कर रहे थे लेकिन ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। डन। अब देखिए, तो हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि 14-17 गोल हमारे लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए जैसे पॉवर्टी रेडिकेशन है, हंगर रिमूवल है, वो तो ऑब्वियस बात है हमारे लिए जो वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश ने टोटल जो हैं वो 138 इंडिकेटर्स और जो टारगेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया। हम लोगों ने देखा कि टोटल टारगेट जो है वो कितने हैं, तुम्हारे 169 है और टोटल इंडिकेटर जो है वो तुम्हारे 231 हैं। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा टोटल 138 की इंडिकेटर जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, क्लियर। और उनमें से हम लोगों ने डिसाइड किया, या हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे में जिसके बारे में मेंशन किया गया है कि 138 में से जो 12 हैं वो अचीव हो चुके हैं, क्लियर। इसके साथ साथ जो 39 है वो 2021 तक अचीव हो जाने थे,
क्लियर। और साथ में 2030 तक जो बाकी बचे हुए हमारे टारगेट्स हैं उनको, या बाकी बचे हुए हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको हम लोग 2030 तक आते आते जो है वो क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। क्लियर। तो यहां पे देखिए 2021 तक वर टू बी अचीव्ड बाय 2021। क्लियर। तो अभी प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो देखते हैं, शायद अगले साल का जब सर्वे आएगा तब वहां पे हमें प्रॉपरली पता चल जाएगा कि हमने 2021 तक इन 39 को अचीव किया या नहीं किया। लेकिन अभी तक आप ध्यान रखेंगे 12 अचीव हो चुके हैं, 39 का टारगेट था 2021 तक अचीव होने का, और 2030 तक जो बाकी हमारे जो टारगेट्स इंडिकेटर्स बच गए उनको जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा। तो नंबर जो है वो यहाँ पे कम क्यों हुआ, होपफुली वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। क्लियर। अब देखिए कहानी यहाँ पे क्या है कि हर एक गोल को अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट है, 14 नंबर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना 17 आपको देखने को मिलेगा। रीजन होपफुली आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। जैसे गोल नंबर 1 है, क्या है, नो पॉवर्टी, ठीक है जी, और इसका नोडल डिपार्टमेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस गोल को अचीव करने की, वो कौन सा है, तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। समझ आए कहानी। तो ये भी थोड़ा सा जो वो एक बार नजर मार लेना, थोड़ा कॉमन सेंस से भी ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आप लोग जो है वो निकाल लेंगे। जहां पे क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो वहां पे ऑब्वियस बात है जो एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इन्वॉल्व होगा। जहां पे फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात होगी वहां पे फॉरेस्ट वाला हमें देखने को मिलेगा। जहां पे पीस जस्टिस की बात होगी वहां पे होम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे नो पॉवर्टी के लिए रूरल डेवलपमेंट है, जीरो हंगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारी किसकी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, हेल्थ की हेल्थ डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की है, वाटर सैनिटेशन, जल शक्ति, क्लीन एनर्जी, एमपीपी एंड पावर जो है तुम्हारा मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट एंड पावर तुम्हारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सस्टेनेबल सिटीज अर्बन डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट, फॉरेस्ट पीस जस्टिस, आपका जो होम, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी, ये आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर। तो आसान भाषा में आप सब लोग जो एक बार जरूर नजर मार लेना कि कौन कौन सा जो है वो किस किस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर या किस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है अलग अलग गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर। यहां तक कहानी सबको क्लियर होगी। डन। अब देखो ये बेसिक सी कहानी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हिमाचल के स्टेटस की। अब आप लोग समझिए कि जो लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनका जिक्र थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के साथ कर भी रहा था कि किस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं। जैसे देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं जैसे पॉवर्टी की बात करता हूँ, क्लियर, या मैं हंगर को रिमूव करने की बात करता हूं, तो अगर हंगर रिमूव हो जाएगी तो अल्टीमेटली पॉवर्टी की इरेडिकेशन जो है उसके होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो जब हमारे यहाँ पे लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिजाइन किया गया, ये बेसिकली नीति आयोग ने 2019 में कहा, हालांकि उससे पहले जो वो 2018 में सरकार के द्वारा जो है वो एक स्कीम लॉन्च की जा चुकी थी जो कहीं ना कहीं बिल्कुल पंचायती लेवल के ऊपर जो है वो कुछ सस्टेनेबल गोल्स को कलेक्टिव इकट्ठा करके जो है वो अचीव करने की कोशिश कर रही थी। तो जब हम लोग लोकलाइज्ड एसडीजी की बात करेंगे तो इसको अलग अलग थीम्स में ब्रेक किया गया है। अलग अलग थीम मतलब आप ऐसा मानिए जैसे गोल्स है, और हर एक थीम को अचीव करने के लिए टारगेट रखे गए, टारगेट के साथ इंडिकेटर्स को क्या किया गया है, अटैच किया गया है। क्लियर। अब देखिए यहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे टोटल 9 थीम्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई जहां पे पंचायतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनको अचीव करना। जैसे पहली थीम क्या है, पॉवर्टी एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड। क्लियर। यानी कि गरीबी भी रिमूव करनी है और साथ में लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी भी लोगों को प्रोवाइड करनी है। थीम 2 क्या है, हेल्दी विलेज। क्लियर। अब देखना एक थीम को अचीव करने के लिए मल्टीपल गोल्स अचीव होंगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं हम लोग। थीम 3 है चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। क्लियर। थीम 4 वाटर सफिशिएंट विलेज। थीम 5 ग्रीन एंड क्लीन विलेज, सेल्फ सफिशिएंट विलेज, सोशली सिक्योर्ड विलेज, गुड गवर्नेंस एंड जेंडर डेवलपमेंट इन द विलेज। क्लियर। तो 9 अलग अलग थीम्स जो है उनको डिसाइड किया गया। इसके साथ साथ हर एक थीम के साथ जो वो टोटल टारगेट्स जो है वो डिसाइड हुए, और टोटल टारगेट रखे गए कितने, 150 टारगेट रखे गए। हर टारगेट के साथ इंडिकेटर्स अटैच किए गए, और टोटल जो वो 300 इंडिकेटर्स, 300 इंडिकेटर्स जो हैं वो हम लोगों को जो हमारे लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए देखने को मिलते हैं। यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होगा। देखो यहां से देखो तुम लोग, जैसे थीम 1 क्या थी, थीम 1 थी पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड। तो देखिए पॉवर्टी फ्री के लिए गोल नंबर 1, हंगर इसमें आ जाएगा गोल नंबर 2, और उसके साथ साथ जो वो लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी वो कौन सा है, तुम्हारा गोल नंबर 8। क्लियर। तो बेसिकली जो थीम 1 है
वो 3 गोल्स को एक साथ या 3 गोल्स के अलग अलग जो टारगेट्स उनको एक साथ अचीव करने की कोशिश कर रही है। क्लियर? और टोटल जो इंडिकेटर्स डिजाइन किए गए पहली थीम को अचीव करने के लिए वो कितने किए गए? 39 इंडिकेटर डिसाइड किए गए और यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई कि वो उन 39 में से कितने कितने इंडिकेटर्स जो हैं वो उनका डाटा, उनकी पूरी रिपोर्ट जो है वो कंपाइल करेगा। जैसे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उनके लिए 19 इंडिकेटर है आउट ऑफ 39। पुलिस वाले जो है वो 1 इंडिकेटर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 1 इंडिकेटर, हेल्थ का 1 इंडिकेटर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 11, जल शक्ति का 1, एग्रीकल्चर के 4, हॉर्टिकल्चर का 1, रेवेन्यू के 2। क्लियर? अब देखो यार, यहां पे आई थिंक इसको जो पढ़ना और मेमोराइज करना है काफी डिफिकल्ट काम है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक थीम को अचीव करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट जो है वो काम करेंगे। मल्टीपल डिपार्टमेंट जो अलग अलग रिपोर्ट्स को कंपाइल करेंगे जिनकी सहायता से इंडिकेटर्स डेवलप होंगे और देखा जाएगा कि टारगेट्स को अचीव किया जा रहा है या टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली जैसे थीम 2 है, ये हमारा हेल्दी विलेज है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 और 3, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 क्या है? जीरो हंगर, 3 क्या है? गुड हेल्थ। क्लियर? इन दोनों को, क्योंकि अगर हंगर खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको बेटर मिलने शुरू होंगे और अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे तो अल्टीमेटली जो है वो किसको लीड करेंगे? वो एक गुड हेल्थ को लीड करेंगे। यही कारण है कि सारे के सारे गोल जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर? तो जैसे थीम 2 है हेल्दी विलेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 एंड 3, टोटल इंडिकेटर कितने हैं? टोटल 26 इंडिकेटर है और अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे हेल्थ की जिम्मेवारी कितनी है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी है, रूरल डेवलपमेंट के कितने हैं और पुलिस के कितने हैं। क्लियर? तो यहां पे तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको पढ़ो, लेकिन नजर एक बार जरूर मार लेना, क्योंकि जिस तरह से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा आपको इशू रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग कौन कौन सी थीम्स हैं उनको एक बार पढ़ लेना और हर एक थीम के लिए कितने इंडिकेटर्स हैं। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज के लिए 20 हैं, वाटर सफिशिएंट विलेज के लिए 25 हैं, क्लीन के लिए 45 हैं, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है वो आपके 21 है, सोशली सिक्योर्ड के लिए 80 है, गुड गवर्नेंस के लिए 78 है, वुमेन फ्रेंडली विलेज के लिए जो है वो 9 है। वुमेन फ्रेंडली विलेज ऑब्वियस बात है जहाँ पे वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही होगी, शोषण एक्सप्लॉयटेशन कम हो रही होगी, वहां पे हम लोग एक वुमेन फ्रेंडली विलेज या उसको उस स्पेसिफिक थीम, यानी कि जो गांव अच्छा कर रहा होगा, जो पंचायत अच्छा कर रही होगी, इसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक थीम के ऊपर आप लोगों को खरी उतरती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को जो लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मल्टीपल गोल्स को पंचायती लेवल के ऊपर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के द्वारा अटेन किया जा रहा है। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ गया? डन? अब देखो ये प्रॉपर एक डाटा है, इसको जो है वो थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। मेरे को लग रहा है शायद आप लोगों को ज्यादा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट टेंशन मत लो, मैं नंबर बोल देता हूं जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखिए ये टेबल कैसा है? ये टेबल है, यहां पे अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। ये इस साइड पे सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आप लोगों को कलर दिख रहे हैं यहाँ पे इस टेबल के? कौन कौन सा कलर दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को एक रेड कलर दिख रहा है, और दिख रहा है रेड की नहीं दिख रहा है जी। एक आप लोगों को येलो कलर दिख रहा है। क्लियर? और कौन सा दिख रहा है तुम्हें? और तुम लोगों को ग्रीन कलर दिख रहा है, और तुम लोगों को कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है। यही दिख रहा है। क्लियर? यहाँ पे सबसे पहले ये पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। यहाँ पे जैसे पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्लियर? और इस डायरेक्शन में हरियाणा पहला राज्य, ठीक है जी, दूसरा केरला, तीसरा तमिलनाडु। क्लियर? और ये जो आपको ग्रीन है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये ग्रीन ग्रीन जो है इसको स्टार समझ लो। जहां पे मैंने स्टार लगा दिया इसका मतलब है कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हमारे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए जहां जहां आपको रेड कलर दिख रहा है, मतलब हरियाणा को अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो हरियाणा में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 यहां पे रेड कलर देखने को मिल रहा है, और हरियाणा में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 यानी कि लाइफ ऑन लैंड, यहां पे ये जेंडर की बात हो रही है एसडीजी 5 में। तो हरियाणा वैसे भी अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि हरियाणा का जो आपको पता ही है कि जो सेक्स रेशियो है वो हम लोगों को पुराना जो सर्वे 2011 का उसमें स्टेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे कम है। क्लियर? तो जो जो आपको रेड देखने को मिल रहा है हरियाणा में इस पूरे की पूरी लाइन में, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी हरियाणा की जो स्थिति है इन स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने में वो बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। जब ये पूरा चार्ट निकाला जाता है तो ये जो कलर है, जैसे देखिए कलर का मतलब है जहां पे रेड कलर है ना उनको कहा जाता है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब है
कि उनको जो है वो अभी काफी काम करने की जरूरत है उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में। क्लियर। उसके बाद जहां पे जो है वो आपका येलो रहता है, येलो को कहा जाता है परफॉर्मर। मतलब कोई एक राज्य जो है उसने उस गोल को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। जहां पे ग्रीन कलर है इसका मतलब है उसको कहा जाएगा फ्रंट रनर। फ्रंट रनर का मतलब है कि वो काफी अच्छा काम कर रहा है और ऑलमोस्ट उस गोल को अचीव करने वाला है। जहां पे ब्लू कलर आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब है उसको कहा जाएगा अचीवर। अचीवर का मतलब है कि वहां पे उस स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जा चुका है। तो अचीवर जो है सिर्फ उसको कहेंगे जिसका टोटल स्कोर जो है वो कितना होगा, 100 होगा। जिसका टोटल स्कोर 100 होगा उसको अचीवर कहा जाएगा, मतलब उसने उस स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो है वो क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। और जिसका स्कोर 65 से लेके 99 के बीच में होगा उसको कहा जाएगा फ्रंट रनर। क्लियर। जो आप लोगों को एक ग्रीन कलर के रूप में जो वो देखने को मिल रहा है। और जिसका कलर येलो है यानी कि जो परफॉर्मर होगा उसका स्कोर जो है वो 50 से लेके 64 होगा और उससे नीचे वाला जो स्कोर होगा उसको क्या कहा जाएगा, एस्पिरेंट कहा जाएगा। मतलब अभी उसको काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है उस स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। समझ आ रही कहानी। क्लियर। अब देखिए हरियाणा को देख रहे हैं, दो लाल दिख रहे हैं हम लोगों को। क्लियर। केरला को देखो कोई रेड नहीं दिख रहा है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, कोई रेड नहीं दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश, कोई रेड नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है जहां पे आपको रेड कलर नहीं दिख रहा है तो ये क्या संदेश देता है, ये संदेश ये देता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो बाकी राज्यों की तरह, हरियाणा की तरह नहीं, केरला और तमिलनाडु की तरह अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे और चीजें देखते हैं। पहले तो वर्स्ट है रेड, तो हिमाचल में रेड कलर तो नहीं है। दूसरे नंबर पे है येलो। ठीक है जी, मतलब जो थोड़ा ठीक ठीक मतलब जिन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया हुआ है लेकिन स्थिति अभी अच्छी नहीं है। तो येलो कलर देखिए, हिमाचल में येलो कलर आपको जीरो हंगर में देखने को मिल रहा है। येलो कलर आपको हिमाचल में जेंडर इक्वालिटी में देखने को मिल रहा है। येलो कलर हिमाचल में इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो है हिमाचल में येलो कलर देखने को मिल रहा है। क्लियर। और इसके अलावा आपको सारे ग्रीन कलर देखने को मिल रहे हैं। और एक जगह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हाइडल एनर्जी जो वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो एसडीजी 7 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर है। हिमाचल में ब्लू नहीं है, हरियाणा में ब्लू है, केरला में ब्लू है, तमिलनाडु में ब्लू है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो सस्टेनेबल गोल नंबर 7 है ये 100% जो हिमाचल के द्वारा अचीव किया जा चुका है। और हमारा जो राज्य है वो इस गोल के सिचुएशन में क्या है, एक अचीवर है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग काफी अचीवर देख सकते हो। उत्तराखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं है, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जो वो क्या है, अचीवर हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 जो है उसको अचीव कर लिया है। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही। क्लियर। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा जो स्कोर मैंने बताया था उसके बारे में एक बार आप नजर मार सकते हो। क्लियर। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पे बस ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कितनों में किस किस में जो है वो परफॉर्मर है। देखिए एस्पिरेंट तो हमें है नहीं क्योंकि रेड कलर के ही नहीं है। ठीक है जी। परफॉर्मर हम किस किस में है, एसडीजी 2 में है, एसडीजी 5, एसडीजी 2 है जीरो हंगर, एसडीजी 5 है जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी 9 है इंडस्ट्रीज और एसडीजी 13 है कि आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लियर। इसके अलावा ब्लू हम सिर्फ एक में है, दैट इज एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और इसके अलावा जो बाकी गोल्स बच गए उनमें हम सब लोग क्या है, ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या है कि हिमाचल जो है वो फ्रंट रनर है, मतलब हिमाचल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर। तो ये तो कहानी होपफुली आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी। क्लियर। अब यहां पे एंड में कॉम्पोजिट स्कोर दिया गया है। कॉम्पोजिट स्कोर का मतलब है कि 100 में से, अब ये तो समझ आ गया, जो 100 के जिसको 100 मार्क्स के जो जितने क्लोज होगा, 100 नंबर के जितने जो क्लोज होगा, इसका मतलब है कि वो राज्य उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यही मतलब हुआ ना जी। ठीक है जी। जो जितना क्लोज है वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए यहां पे मैं बोल देता हूं, केरला, केरला का जो स्कोर है वो है 75, 75। केरला नंबर 1 पे है। ठीक है जी। दूसरे और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का जो स्कोर है वो कितना है, 74 है, यानी कि 74 है। तो इतना जो है वो आप लोगों ने याद रख लेना। तमिलनाडु और हिमाचल का स्कोर जो है वो 74 है, केरला का स्कोर जो है वो कितना है, 75 है। नंबर 1 केरला, सेकंड नंबर पे हिमाचल और तमिलनाडु दोनों ने जो है वो इस बार ज्वाइंट इनका जो स्कोर है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए 75 है, 74 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिमाचल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जो नंबर 1 पे भी है उससे भी कोई बहुत ज्यादा पीछे हिमाचल प्रदेश नहीं है।
तो एसडीजी के आधार के ऊपर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। ठीक है जी, समझ आ गई कहानी, क्लियर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग, जो आइडिया हम लोगों को होना चाहिए, होपफुली वो आप लोगों को हो चुका होगा। तो यहां पे पहली बात आ गई। ठीक है जी, चलो अब हम लोग बात करते हैं दूसरी का मतलब क्या है, दैट इज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। हिंदुस्तान के अंदर जो इनोवेशन है, क्लियर, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कुछ पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया और उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा राज्य जो है वो इस इंडेक्स में ज्यादा अच्छा कर रहा है, कौन सा जो है वो वर्स्ट कर रहा है या कौन सा खराब कर रहा है, क्लियर। तो इनोवेशन इंडेक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो इंडिकेटर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। दो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक है इनेबलर। इनेबलर का मतलब होगा जो कहीं पे भी किसी भी एक जगह पे इनोवेशन को इनेबल कर सकता है, क्लियर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस पैदा कर सकता है। और दूसरा होगा परफॉर्मेंस, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोटेंशियल बहुत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, लोग पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहे होते हैं, है ना जी, बिजनेस की तरफ से पैसा आ रहा होता है, लीगल एनवायरनमेंट अच्छा होता है, मतलब कोई क्राइम वगैरह जो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्लियर। तो फिर उस एनवायरनमेंट का कोई फायदा नहीं है जहां पे कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यही कारण है इस इंडेक्स को जब निकाला जाता है तो इसमें सबसे पहले तो देखा जाता है कि जो इनेबलर्स हैं, यानी कि वो बिजनेस डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल सिचुएशंस पैदा करते हैं, वो 5 इंडिकेटर्स या 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हम उनको जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और दूसरा रखा गया परफॉर्मेंस, यानी कि जो बाद में आउटपुट आएगी, क्लियर, या वो जो नॉलेज है उसको डिफ्यूजन, या नॉलेज है वो ट्रांसफर आपको जैसे जीआई टैग के रूप में जो आपको रजिस्टर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस के दो एस्पेक्ट हैं, एक आ जाएगा नॉलेज आउटपुट और दूसरा आ जाएगा आपका नॉलेज डिफ्यूजन। अब नॉलेज आउटपुट में क्या आएगा, डिफ्यूजन में क्या आएगा, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इनेबलर में सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल आ गई। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जी कितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्लियर। ये एक एस्पेक्ट है, बाकी ह्यूमन कैपिटल के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। दूसरा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, जी कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। नॉलेज वर्कर तीसरा इनेबलर आ गया। बिजनेस एनवायरनमेंट वहां पे कैसी है, चौथा आ गया। सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट कैसी है, वो 5वां आ गया, क्लियर। तो 5 एनेबलर हो गए और 2 जो है वो आपके परफॉर्मर होंगे, जिनके आधार के ऊपर जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको फाइनली रिलीज किया जाता है, क्लियर। तो अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो इनेबलर्स की बात करेंगे, जैसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे, क्लियर। तो ह्यूमन कैपिटल में देखा जाएगा जी कितने लोग जो हैं वो वहां पे पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी का मतलब है कि कितने ज्यादा जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स है, क्लियर। कितने जो है वो आप लोगों को एनरोलमेंट रेशियो जो है वो कॉलेजेस के अंदर देखने को मिल रहा है, कितना ड्रॉप आउट रेशियो है। तो जितना बेटर एनरोलमेंट रेशियो होगा इसका मतलब है कि वहां पे ह्यूमन कैपिटल जो है उतना ही ज्यादा बेटर हो रहा है, क्योंकि देखिए इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ह्यूमन कैपिटल, क्लियर। उसके साथ साथ कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, जितना पैसा इन्वेस्ट होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वहां पे बहुत ही कम पैसा जो है वो स्पेंड किया जाता है, क्लियर। साथ में कितने जो है वो आपके नॉलेज वर्कर्स हैं, क्लियर। कितने लोग हैं जिनकी थीसिस जो आप लोगों को पब्लिश होती हुई देखने को मिलती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के कानून कैसे हैं, वहाँ पे क्राइम रेट कैसा है। तो ये सारे के सारे इनेबलर का काम करते हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो कितना नॉलेज, कितनी आउटपुट जो वो बाहर हम लोगों को निकलती हुई देखने को मिल रही है, क्लियर। और कैसे जो वो नॉलेज वो डिफ्यूज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, कितना जो वो आउटपुट आ रहा है, कितने जीआई टैग जो रजिस्टर हो रहे हैं, ये सारे का सारा जो वो परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रूप में जब उसको कंसीडर किया जाता है। तो जब इनोवेशन इंडेक्स को निकाला जाता है तो इनोवेशन इंडेक्स जो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 3 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी आ जाती है मेजर स्टेट, दूसरी कैटेगरी आ जाती है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट, और तीसरी आ जाती है यूनियन टेरिटरी एंड सिटी स्टेट्स। क्योंकि तीनों का अलग अलग नेचर है। हिली एरियाज में जो परफॉर्म करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा जितना हम लोगों को प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगा, क्लियर। यही कारण है कि 3 कैटेगरीज बनाई गई। एक तो बड़े बड़े राज्य बनाए गए दैट इज मेजर स्टेट, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गए, क्लियर, गुजरात हो गया। दूसरे बनाए गए जो हिली एरियाज हैं, क्लियर, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे मणिपुर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और तीसरी कैटेगरी में रखी गई यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज ये चंडीगढ़ वगैरह आ गया,
और सिटी स्टेट का मतलब है जैसे गोवा है, ठीक है, जहां पे आप लोगों को अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरी लोग जो हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट वाला जो क्राइटेरिया है उसके अंदर फॉल करता है, तो वहां पे अगर हम लोग रैंकिंग को देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो 5वां देखने को मिल रहा है। पहला रैंक मणिपुर का है, दूसरा उत्तराखंड का है, तीसरा मेघालय का है, चौथा किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। तो इन चारों के रैंक याद रख लेना 5वें नंबर पे, क्योंकि आपको क्या देखने को मिल रहा है, हिमाचल देखने को मिल रहा है। क्लियर। अगर हम लोग हिमाचल की बात करेंगे, अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में ये वाला जो स्कोर है दैट इज 10 पॉइंट या 10 जो आपको स्कोर देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली परफॉर्मर का स्कोर है। परफॉर्मर के दो एस्पेक्ट हमने देखे, कौन कौन सा देखा, नॉलेज डिफ्यूजन और नॉलेज आउटपुट। और ये जो पहले वाला एस्पेक्ट है ये क्या है, ये आपका एनेबलर का। तो एनेबलर में यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉलेज हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ह्यूमन कैपिटल है, उसके आधार पे हमारा स्कोर जो है वो 19.25 है। और परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा जो स्कोर है वो 10 है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, क्यूमुलेशन निकालेंगे, यानी कि सबको इंक्लूड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 14.62। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये यहीं पे इसी चार्ट में इसको दिया गया है। नॉलेज आउटपुट 12.86, नॉलेज डिफ्यूजन 7.14। तो टोटल परफॉर्मर जो एक हिस्सा था ना, ये देखो यार, ये देखो ये परफॉर्मर, तो ये कितना आ गया, इसका 10 आ गया। क्लियर। इसके यहाँ पे 10 पॉइंट आ गए। डन। सिमिलरली अगर हम लोग एनेबलर की बात करेंगे, 19.25, और एनेबलर के 5 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, क्या हैं, पहला सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट 23.04, बिजनेस एनवायरनमेंट 27.89, नॉलेज वर्कर 9.87, इन्वेस्टमेंट 5.52, ह्यूमन कैपिटल 29.91। क्लियर। तो एनेबलर जो है वो हमारे कितना हो गया, 19.25 हो गया। और दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो पूरा इनोवेशन का जो नंबर पॉइंटर हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारा स्कोर है वो कितना है, 14.62। तो ये तो आप लोग याद रख लेना सब कुछ ही, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश की क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी हमें देखने को मिल रही है। तो ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर, समझ आ गया। तो एसडीजी इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पे भी हिमाचल अच्छा ही कर रहा है, 5वें नंबर पे ही हम लोग हैं। क्लियर, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन जो है एज कम्पेयर टू बाकी हिली एरियाज हमें थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। डन। और दूसरी बात ये भी है कि जो टेरेन है, टफ टेरेन जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे लाहौल की हम बात करें, किन्नौर की बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम जो एरियाज है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। लेकिन फिर भी इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल का स्कोर कोई बहुत खराब नहीं है, अच्छा खासा स्कोर जो है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। डन। अब ये था हमारा पहला, दैट इज, या दूसरा, दैट इज इनोवेशन इंडेक्स। अब हम लोग मूव करते हैं तीसरे इंडेक्स के ऊपर, जिसका नाम है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। अब देखिए जी, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स नाम से समझिए, फिर हम लोग डिटेल में तो देख ही लेंगे कि जी उसमें क्या क्या आ जाएगा। क्लियर। तो जैसे अगर हम लोग सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करेंगे, अगर हम लोग सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एक समाज के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। फिर दूसरे नंबर पे उसकी जो नॉलेज है, उसकी हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, वो बेटर होनी चाहिए, वो दूसरी नीड आ जाती है। क्लियर। फिर तीसरी नीड आ जाती है कि जी जब हमारे पास सब कुछ आ गया, बेसिक चीजें आ गई, तो हम सब लोगों को जो है वो दूसरों के साथ ना भेदभाव करना चाहिए, ना हमारे साथ भेदभाव होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम सब लोगों के पास जो वो राइट्स होने चाहिए, प्रॉपर अधिकार होने चाहिए, और उनको एक्सरसाइज करने का भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। क्लियर। तो यही इसी आधार के ऊपर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है उसको डिजाइन किया गया, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात हुई, जिसमें सबसे पहले जो एस्पेक्ट है वो क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड। ठीक है जी, बेसिक ह्यूमन नीड में जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन, वाटर, सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी, ठीक है जी, घर होना चाहिए, शेल्टर है। क्लियर। फाउंडेशन ऑफ वेलबींग्स दूसरा आ जाएगा। फाउंडेशन ऑफ वेलबींग्स का मतलब क्या है कि एक्सेस टू बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस होनी चाहिए, एनवायरमेंट क्वालिटी जो वो बेटर होनी चाहिए। और तीसरी चीज आ जाएगी अपॉर्चुनिटी फोकस ऑन पर्सनल राइट्स, जहां पे पर्सनल फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, और एडवांस एजुकेशन होनी चाहिए। क्लियर। वहां पे बेसिक एजुकेशन थी फाउंडेशन ऑफ वेलबींग में, यहाँ पे एडवांस एजुकेशन है। क्लियर। तो ये 3 चीजें जो हैं, या 3 अलग अलग पैरामीटर्स जो हैं, ये मदद करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसको, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को निकालने में। अब देखिए यहां पे जैसे बेसिक ह्यूमन नीड्स की मैं बात करूंगा तो उसको भी अलग अलग फर्दर, उसके भी अलग अलग इंडिकेटर्स जो है वो आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर। अलग अलग इंडिकेटर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन उतने इंडिकेटर हम लोगों को याद करना जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार उन इंडिकेटर्स को हम लोग देख लेते हैं।
फिर उसके बाद सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में हमारा प्रदेश जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, बेसिक ह्यूमन नीड पहला डायमेंशन था। तो जब बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात की जाएगी तो देखिए, इसमें पहले हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर। तो इसमें जी माता की स्थिति कैसी है, बच्चे की स्थिति कैसी है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कैसा है, जो स्टंटेड चिल्ड्रन यानी कि जिनकी हाइट छोटी होती है वो कितना है, क्लियर, कितनी डेथ जो है वो टीबी से हुई, कितनी डेथ जो है वो मलेरिया से हुई, क्लियर। तो ये जितना ज्यादा डेथ कम होंगी, जितना आईएमआर कम होगा, जितना एमएमआर कम होगा, इसका मतलब है कि उतना ही जो बेसिक मेडिकल केयर है या बेसिक न्यूट्रिशन का लेवल है वो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर या देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जो वो ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। तो आसान भाषा में जो बेसिक ह्यूमन नीड है, जहां पे चार चीजें मेन आ रही है, क्या आ रही है, न्यूट्रिशन एंड बेसिक हेल्थ आ रहा है। तो न्यूट्रिशन एंड बेसिक हेल्थ का मतलब क्या है कि अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा तो उसकी हाइट जो वो छोटी नहीं होगी, यानी कि जो स्टंटेड चिल्ड्रन है वो हमें कम देखने को मिलेंगे। अगर बेसिक मेडिकल केयर है तो बच्चों की पैदा होते ही मृत्यु नहीं होगी, क्लियर, ना टीबी से लोगों की डेथ होगी, ना ही मलेरिया से लोगों की डेथ होगी, ना ही डायरिया से बच्चों की या लोग जो हम उनकी डेथ होगी, क्लियर। और बच्चों को जो है वो अगर प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिल रही होगी तो ऑब्वियस बात है जो हमारे न्यूट्रिशन लेवल है बच्चों का वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है न्यूट्रिशन की या तो वो बच्चों में रहती है या तो वो वुमेन में रहती है, क्लियर। तो यही कारण है कि जो पहला हमारा एस्पेक्ट है बेसिक उसका, उसमें अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं उनको यूज किया गया है। पहली बात समझ आया। दूसरा है वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखिए, वाटर एंड सैनिटेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जी बड़ी डायरिया जो है वो पानी के कारण होता है, क्लियर, और हमें हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों के ऊपर देखने को मिलता भी है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि अगर हम लोग वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्लीन वाटर मिलना चाहिए। तो वहां पे एक इंडिकेटर है दैट इज प्रेवलेंस ऑफ डायरिया। तो अगर मान लो डायरिया ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि जो बेसिक ह्यूमन नीड का जो एक एस्पेक्ट है वो अचीव नहीं हो रहा है। बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्लियर, हर घर में नल होना चाहिए, हर घर में जो वो पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जो वो 2-2 किलोमीटर दूर जाके जो है वो पानी ले रहे हैं, और जो पानी वो निकाल रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, वो पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो हिस्सा आ जाएगा बेसिक ह्यूमन नीड में दैट इज वाटर एंड सैनिटेशन, उसमें ये वाले एस्पेक्ट कवर होंगे। तीसरा आ जाएगा दैट इज शेल्टर। अब देखिए, मान लीजिए अगर तुम लोग कहीं रह भी रहे हो, तुम्हारा घर भी है, तो घर में तुम्हें बिजली चाहिए जी, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो तुम लोगों को प्रॉपर जो है वो फ्यूल चाहिए, क्लियर। इसके साथ जो है वो तुम लोगों का जो घर है वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे जो अलग अलग इंडिकेटर्स है वो ये हैं कि हाउस होल्ड शुड बी इन गुड कंडीशन, हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने ज्यादा घर इलेक्ट्रिसिटी के होंगे उसका मतलब है कि ये वाला जो शेल्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि छत दे दी और बाकी कुछ नहीं दिया, खाना भी दो, पानी भी दो, और छत घर भी ऐसा होना चाहिए, पक्का घर होना चाहिए, कच्चा घर नहीं होना चाहिए। कच्चा तभी आप लोग देखते हो कि जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है वो घर बनते हैं वो सारे पक्के घर बनते हैं, क्लियर। तो ये सारा शेल्टर के अंदर आ रहा है। सेफ्टी का मतलब है कि जी वहां पे कितने क्राइम हो रहे हैं, मर्डर कितने हो रहे हैं, वायलेंट क्राइम कितने हो रहे हैं, बच्चों के खिलाफ कितने क्राइम है, वुमेन के खिलाफ कितने क्राइम है, साइबर क्राइम कितने हैं। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जो ये बताएंगे कि पर्सनल सेफ्टी वहां पे है या नहीं है। तो मान लीजिए अगर क्राइम वुमेन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ कम है तो इसका मतलब कि पब्लिक सेफ्टी है, ठीक है जी। जहां नहीं है इसका मतलब कि सेफ्टी जो है वो आप लोगों की खराब है। तो ये इंडिकेटर बेसिकली अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है बेसिक ह्यूमन नीड्स के, उनको अचीव करने में, उनका क्या स्टेटस है उनमें हमारी मदद करते हैं। तो बेसिक ह्यूमन जो आपकी नीड्स हैं, जो हमारे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का पहला हिस्सा है, होपफुली उसके साथ जो रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में आपको पता चल गया होगा, क्लियर। दूसरा है दैट इज योर फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। दूसरा जो हमारा डायमेंशन था सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का दैट इज फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। तो फाउंडेशन ऑफ वेलबींग में हमने क्या देखा था, सबसे पहले एक्सेस टू बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज में देखा जाएगा कि जी लर्निंग आउटकम जो है वो 3rd क्लास की कितनी है, 5th की कितनी है, 8वीं की कितनी है, सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो कितनी है, एनरोलमेंट रेशियो कितनी है, टोटल स्कूल जो है वो कितने हैं पर लाख पॉपुलेशन में। जितने ज्यादा स्कूल्स होंगे पर लाख पॉपुलेशन के लिए, क्लियर, इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा बेटर वहां पे बेसिक एजुकेशन का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा आ जाएगा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि जी कितने घरों में जो है वो लैंडलाइन फोन हमें देखने को मिल रहे हैं, कितनी जगहों पे मोबाइल फोन है, कितनी जगहों पे इंटरनेट है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। सारे के सारा जो काम है वो हम लोग, चाहे हम लोग एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हम लोग एजुकेशन प्रदान कर रहे हैं, चाहे बाकी एक्टिविटीज भी हैं, वो सारी की सारी जो आजकल इंटरनेट के जरिए हो रही है, क्लियर। अगला आ जाएगा आपका हेल्थ एंड वेलनेस। अब हेल्थ एंड वेलनेस में यहाँ पे थोड़ा देखिए, जो बेसिक हेल्थ वाला था उसमें तो देखा जाता है कि मर कितने रहे हैं, यहाँ पे देखा जाएगा जी कितने लोगों को ब्लड शुगर जो है वो आपको देखने को मिल रही है, क्लियर। लड़कों में कितनी है, यानी कि मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर किसका कितना है, बच्चों को वैक्सीनेशन प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, एचआईवी की क्या स्टेटस है, ओबेसिटी कितनी हमें देखने को मिल रही है, लेप्रोसी जो है वो कितनी है, क्लियर।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कितनी है। तो ये बेसिकली आपका वो बेसिक हेल्थ की बात हो रही थी, ये थोड़ी एडवांस हेल्थ की बात हो रही है, जहां पे ये चेक किया जा रहा है कि आपके जो बाकी हेल्थ के पैरामीटर्स हैं वो किस तरह के हैं। क्लियर। उसके बाद अगला आ जाएगा दैट इज एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो जी SO2 कितना है, NO2 कितना है, पर्टिकुलर जो आपके मैटर है वो कितना देखने को मिल रहा है, कंटेमिनेशन वाटर के अंदर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी जो वो कितनी यूज हो रही है। तो एनवायरमेंट क्वालिटी से रिलेटेड जो जो एस्पेक्ट्स यानी कि कितना कम पोल्यूशन किसी स्पेसिफिक जगह पे हमें देखने को मिलेगा, वो इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। क्लियर। तीसरा एस्पेक्ट है दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑन बेसिक राइट। तो यहाँ पे देखिए जैसे पर्सनल राइट्स की मैंने बात की, तो पर्सनल राइट्स का मतलब क्या है कि जैसे प्रॉपर आपके पास जुडिशरी के लिए एक्सेस होनी चाहिए, वो वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए लोगों की। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो जमीन की पूरी ओनरशिप होनी चाहिए, बर्थ जो वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। चॉइस में क्या आ गया, करप्शन नहीं होनी चाहिए, किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए, अर्ली मैरिज नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा है अर्ली मैरिजेस, तो अर्ली मैरिजेस का मतलब है कि यहाँ पे देखा जाएगा कि इतनी अर्ली मैरिजेस हो रही है, तो जितनी कम होंगी इसका मतलब है कि ये वाला जो पैरामीटर है, ये वाला जो एस्पेक्ट है अपॉर्चुनिटी ऑन बेसिक राइट्स का, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इंक्लूसिवनेस आ गया जी, वुमेन की फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेटस निकाला जाएगा, SCs के खिलाफ कितनी वायलेंस है, STs के खिलाफ कितनी वायलेंस है। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स को इकट्ठा करके चेक किया जाएगा कि इंक्लूसिवनेस है या नहीं है। जैसे मान लीजिए वायलेंस अगेंस्ट SC एंड ST हम लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि इंक्लूसिवनेस में हम लोग कम है। ये हमें कम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो समाज या सोसाइटी है वो इंक्लूसिवनेस में क्या है, ज्यादा है, जहां पे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगला आ जाएगा एक्सेस टू एडवांस एजुकेशन। ठीक है जी। सेकेंडरी एजुकेशन कितना है, ठीक है जी। जेंडर पैरिटी इंडेक्स में क्या परफॉर्म कर रहे हो, एनरोलमेंट रेशियो कितना है, कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं पर लाख पॉपुलेशन, PhD में कितनी एनरोलमेंट हो रही है, इंजीनियरिंग में कितनी एनरोलमेंट हो रही है, प्यूपिल टू टीचर यानी कि स्टूडेंट टू टीचर रेशियो जो है वो क्या है, जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं क्वालिटी वाली उनका स्टेटस क्या है। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव हिस्सा है, जैसे मान लीजिए हम लोग जो है वो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो की बात कर रहे हैं, तो अगर वो कम होगा रेशियो, यानी कि कम होने का मतलब क्या है कि हर एक स्टूडेंट के ऊपर, जैसे मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है तो अच्छा है, 300 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है तो वो खराब है। क्लियर। तो ये इंडिकेटर बस आपको एक इंडिकेशन देगा, एक सिचुएशन बताएगा कि क्या सिचुएशन है, मेन कितनी एनरोलमेंट है, वुमेन कितनी एनरोलमेंट है। फिर उसके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे कि जो एडवांस एजुकेशन है उसकी एक्सेस हम लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्लियर। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में ये तीन चीजें जो वो कवर की गई है। देखिए रट्टा मत मारना, थोड़ा सा मतलब जो शब्द है उन्हीं से ही हम लोगों को पता चल जा रहा है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। तो तीन चीजें जो आप सब लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब देखिए क्या है कि ये जो तीन अलग अलग डायमेंशंस हैं, इनके आधार पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का एक स्कोर डिजाइन किया जाता है और उस स्कोर को 6 अलग अलग टीयर में डिवाइड किया जाता है। 6 अलग अलग टीयर का मतलब क्या है कि टीयर 1, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहां पे जब सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स निकाला गया तो वो दो तरीके से निकाला गया। एक निकाला गया स्टेट बेसिस के ऊपर, स्टेट बेसिस का मेरा मतलब क्या है कि हिमाचल का कितना है, हरियाणा का कितना है, केरला का कितना है, और दूसरा निकाला गया डिस्ट्रिक्ट बेसिस के ऊपर। तो जो डिस्ट्रिक्ट बेसिस है उसमें स्कोर डिफरेंट रखा गया, स्टेट बेसिस पे स्कोर डिफरेंट रखा गया। जैसे यहां पे टोटल 6 टीयर्स में डिवाइड किया गया। टीयर 1 का मतलब है कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है। टीयर 6 का मतलब कि बहुत बुरे हाल है। जैसे मैं टीयर 1 की बात करूंगा जिसको कहा जाएगा वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर 2 हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर 3 अपर मिडल सोशल प्रोग्रेस, टीयर 4 लोअर मिडल सोशल प्रोग्रेस, टीयर 5 लो सोशल प्रोग्रेस, टीयर 6 वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसका मतलब कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के जो 3 पैरामीटर थे हमारे या 3 डायमेंशन और उनके अंदर अलग अलग इंडिकेटर्स में बहुत बुरे हाल है। क्लियर। डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा है, एडवांस एजुकेशन के लिए कोई एक्सेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर। अब देखिए टीयर 1 किसको कहा जाएगा, स्टेट लेवल के ऊपर जिसका स्कोर, जिस राज्य का स्कोर 62.05 से लेके 65.99 होगा वो किस क्या बनेगा, वो होगा आपका वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस। ठीक है। यानी कि उसको टीयर 1 स्टेट जो है वो कहा जाएगा। क्लियर। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर टीयर 1 किसको कहना है तो वहां पे स्कोर चेंज होगा, वो है 64.19 टू 72.90। क्लियर। तो वही वाली बात है, जो 100 के नजदीक है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाई सोशल प्रोग्रेस की बात करें 58.76 टू 60.76 आ जाएगा टीयर 2 के लिए,
और 60.18 टू 64.10 आ जाएगा अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, क्योंकि जब हम लोग अब बात करेंगे तो पहले तो हम स्टेट बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे, तो वहां पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो टीयर 1 में है, 2 में है कि 3 में है। फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे, तो जब हम हिमाचल को बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वाला स्कोर देखा जाएगा। और जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग राज्यों को देखेंगे कि वो टीयर 1 है या टीयर 2 या टीयर 3 है, तो उसके लिए ये वाला स्कोर देखा जाएगा। क्लियर, समझ आई कहानी की नहीं? ठीक है, तो देखिए यहां पे पहले स्टेट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्कोर है वो है 63.28। तो हम लोग कौन से में आ गए? हम लोग टीयर 1 स्टेट के अंदर आ गए, यानी कि वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस के अंदर आ गए। लेकिन हिमाचल का जो रैंक है वो क्या है? 7वां है। पहले नंबर पे पुडुचेरी, छोटी जगह है, हो सकता है लक्षद्वीप छोटी जगह है, गोवा छोटी जगह, तीसरे नंबर पे, चौथे पे सिक्किम, 5वें पे मिजोरम, छठे पे तमिलनाडु। तमिलनाडु बड़ा राज्य है, तो तमिलनाडु ही एक बड़ा राज्य ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश से सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में आगे है। उसके बाद चंडीगढ़ 8वें नंबर पे है, केरला 9वें नंबर पे है। तो यहां से आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म जो है वो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर जो है वो कर रहा है, जहां पे एक ही बड़ा राज्य जो है हिमाचल प्रदेश से आगे है। और हमारा स्कोर यहां पे याद क्या रखोगे? हमारा स्कोर है 63.28, ये इसका स्कोर याद रखोगे। हमारा रैंक है 7th। क्लियर, ये याद रखोगे। इसके साथ साथ नंबर 1 का भी ध्यान रख लेना, पुडुचेरी का 60.99 है। यहां पे बस ये ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, मतलब इनका नंबर, मतलब इनका जो स्कोर है वो याद रखना होगा तो रख लेना। वैसे करना मुश्किल है, लेकिन इनका रैंक याद रख लेना कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, और 7वें तो हिमाचल प्रदेश हमें देखने को मिल ही रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे आपने जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स का स्कोर है वो भी मेमोराइज कर लेना। समझ आ गई यहाँ पे कहानी? क्लियर। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स की। तो हमारे यहाँ पे टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनमें से जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टीयर 1 के अंदर आ रही हैं। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको यहाँ पे पता नहीं पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, मैं बोल देता हूं। और जो बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो टीयर 2 के अंदर आएंगे। तो सबसे बेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ये ध्यान रखेंगे, और उसका स्कोर भी याद रखना है आपने। सबसे जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि पहले नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सोलन, जिसका स्कोर है 72.0। दूसरे नंबर पे है शिमला, जिसका स्कोर है 71.0। तीसरे नंबर पे है सिरमौर, जिसका स्कोर है 67.2। चौथे नंबर पे मंडी 66.2। 5वें नंबर पे हमीरपुर 65.4। छठे नंबर पे कुल्लू 65.0। 7वें नंबर पे कांगड़ा 64.4। बड़ा राज्य है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे। क्लियर। तो 7 आपको स्टेट का ये रैंक देखने को मिलेगा, जहां पे पहले नंबर पे कौन है? सोलन है। तो पहले तो आपने ये याद रखना है। क्लियर। इसके बाद बाकी जो 5 हमारे राज्य बच गए, सॉरी 5 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स बच गई हिमाचल की, वो टीयर 2 स्टेटस के अंदर आएंगी। टीयर 2 का मतलब उनका स्कोर थोड़ा सा कम है। अब देखिए टीयर 2 में चंबा, तो चंबा 7 आ गई थी। 8वें नंबर पे चंबा 63.4। 9वें नंबर पे बिलासपुर 62.2। 10वें नंबर पे ऊना 62.0। 11वें नंबर पे लाहौल एंड स्पीति 61.9। 10वें नंबर पे किन्नौर 12th नंबर पे किन्नौर 61.2। तो लोएस्ट जो है वो किसका है? किन्नौर का है। नंबर कितना है? 61.2 है। क्लियर। तो 2 चीजें यहां पे ध्यान रखना कि टीयर 1 में कौन कौन सी है, टीयर 2 में कौन कौन सी है। 7 टीयर 1 में है, 5 टीयर 2 में है। पहले नंबर पे सोलन है, लोएस्ट जो स्कोर है वो किसका है? किन्नौर का है। तो और उसका स्कोर कितना है? 61.2। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे फैक्चुअल डाटा जो है वो हम लोगों को हमारे एग्जाम के अंदर जो वो देखने को मिल चुका है। तो आप लोग इस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, हमेशा इसके लिए तैयार रहिए। और समझ आ गई कहानी की नहीं? क्लियर। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, और इसी इंडेक्स के आधार पे जो है वो एक प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से जो है वो हाई सोशल प्रोग्रेस जो है उसको अटेन किया जा सकता है। और अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चंबा है, ठीक है जी, उसका जो नेशनल रैंक है वो कितना है? 77 है। और उसका जो स्कोर है वो कितना है? 63.38 है। क्लियर। तो चंबा जो है वो बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर जो हमें आता है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ पे जो है वो सबसे लोएस्ट जो है वो किसका है? सबसे लोएस्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है हमारे किन्नौर का। क्लियर। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 112 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है, जिनमें से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो चंबा डिसाइड की गई है। तो चंबा का अब जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है उसको जो है वो हम लोग धीरे धीरे जो है वो अचीव करेंगे। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के साथ
जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स उसको अचीव किया, मतलब उसको लिंक किया जाएगा कि वहां से चेक किया जाएगा कि जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, जिन भी डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, क्लियर, इस आधार के ऊपर, इस बेसिस के ऊपर कि वहां पे जो है वो कितना हम लोगों को जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है वो आज देखने को मिल रहा है, और कुछ टाइम के बाद हम लोग असेस करेंगे कि वहां पे जो इंडेक्स है वो हम लोगों का थोड़ा सा और ज्यादा बेटर हो, क्लियर, थोड़ा और बेटर हो। अब थोड़ा सा एक डाटा जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश का डाटा करें, बेसिक ह्यूमन नीड्स में हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 65.32, ठीक है जी, मैं बोल देता हूं, बेसिक में है 65.32, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग में है 60.54 और अपॉर्चुनिटीज में है 63.98। तो एवरेज हमारा कितना बन गया 63.28, जो हम लोगों को टीयर 1 स्टेट बनाता है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप सारे के सारे लोग जो हैं वो ध्यान रख लेंगे, ठीक है जी, क्लियर। ओ ठीक है। तो तो दूसरा इंडेक्स जो है वो होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हम लोग अगले इंडेक्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सीधा सीधा है, 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है, जहां पे देखा जाएगा कि कौन ऐसा राज्य है, कौन ऐसा स्टेट है जहां पे जो एक्सपोर्ट है उसका एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, क्लियर, जहां पे एक एक्सपोर्ट फेवरेबल पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है और एक्सपोर्ट में काफी अच्छा परफॉर्म उस राज्य के द्वारा किया जा रहा है। तो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हमें 4 पिलर देखने को मिलेंगे और 11 सब पिलर्स होंगे, क्लियर, मतलब उन्हीं पिलर्स के साथ अटैच किए होंगे। जैसे देखिए 4 पिलर कौन कौन से हैं। पहला, पॉलिसी, जो 20% वेटेज कैरी करेगा, मतलब जब निकाला जाएगा इस इंडेक्स को तो 20% वेटेज जो है वो पॉलिसी मेकिंग की होगी कि कितनी फेवरेबल पॉलिसी एक राज्य के अंदर बनाई जा रही है। दूसरा, बिजनेस इकोसिस्टम 40%, तीसरा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम 20%, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%। तो इस तरह से जो 4 पिलर्स के ऊपर हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो आधारित है। और जब हम लोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पे हर एक के दो दो 3 4 पिलर्स हैं। जैसे पहला पिलर है पॉलिसी, तो इसमें 10% देखा जाएगा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पॉलिसी जो है वो कितनी अच्छी है, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो कितना बेटर है, कितने अच्छे इंस्टीट्यूशंस, कितनी जल्दी क्लियरेंसेस जो हैं वो हम लोगों को वहां पे देखने को मिलती हैं, क्लियर। दूसरा, बिजनेस इकोसिस्टम है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कंडक्टिव है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, और फाइनेंसिस के लिए एक्सेस है या नहीं, यानी कि जब बिजनेसेस को पैसों की जरूरत होती है तो क्या क्रेडिट फैसिलिटी वहां पे इजीली मिलती है या नहीं मिलती है। अगला आ जाएगा दैट इज योर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम 20%। इसमें 3 अलग अलग हिस्से हैं। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेचने के लिए, बाहर भेजने के लिए चीजों अच्छी प्रॉपर बना हुआ है सिस्टम या नहीं बना है। ट्रेड सपोर्ट कैसी है सरकार की तरफ से, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेड सपोर्ट के ऊपर 5% आएगा इस 20 में से, और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो 10% कैरी करता है। उसके साथ जो है वो अगर हम लोग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्रोथ कितनी हो रही है, और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इनकी कितनी अलग अलग जो सामान है उनका एक्सपोर्ट एक स्पेसिफिक राज्य के द्वारा या कंट्री के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में हम लोग हिमाचल को बाकी राज्यों के साथ कंपेयर करेंगे, क्लियर। तो समझ आया। तो 4 पिलर्स हैं, हर एक पिलर के साथ कुछ कुछ सब पिलर जो है उनको अटैच किया गया है, क्लियर। तो अगर हम लोग प्रॉपर इस पूरे जो हमारा इंडेक्स है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज में जो वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज इसलिए क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूंगा, जैसे अगर इंडिया की मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो बिल्कुल कोस्टल एरियाज के ऊपर लगते हैं, क्लियर। तो जो कोस्टल एरियाज के ऊपर लगते हैं क्योंकि समुद्री रास्तों से हमारा एक्सपोर्ट होता है मैक्सिमम, तो क्लियर, तो उन राज्यों के लिए थोड़ी फेवरेबल सिचुएशन होगी, क्लियर। तो हमारे जो अलग अलग ग्रुप्स हैं 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला ग्रुप उन राज्यों का है जो बड़े स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स हैं एक्सपोर्ट के, और वो कोस्टल एरियाज है। जैसे ग्रुप ए में हमें मेजर स्टेट्स देखने को मिल रही हैं जो कोस्टल एरियाज हैं, क्लियर, जिसमें जैसे आंध्रा है, गुजरात है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल आ गया, क्लियर। दूसरी जो ग्रुप्स हैं उनमें उन मेजर स्टेट्स को डाला गया है जो कोस्टल एरियाज नहीं है, वो लैंड लॉक्ड है, जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तीसरा जो ग्रुप है वहां पे हिमालयन एरियाज को डाला गया, जिसमें जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, क्लियर। और चौथा कैटेगरी में डाला गया यूनियन टेरिटरीज और जो हमारे सिटी स्टेट्स हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान है ना, चंडीगढ़, ये सारे के सारे, गोवा वगैरह जो भी है, दिल्ली, इन सबको जो है वो चौथी कैटेगरी में डाला गया। तो 4 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। अब हमारे लिए जो ग्रुप इंपॉर्टेंट है वो कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो है ग्रुप सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो इस ग्रुप का हिस्सा है। तो जब हम लोग इस ग्रुप को देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों को देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि पहले नंबर पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा, जिसका टोटल स्कोर जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में वो कितना है 40.79 है।
दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। तो यहां पे भी आप लोग देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है अलग अलग इंडेक्सेस के अंदर। क्लियर। तो हिमाचल का यहां पे दूसरा रैंक है, 40.43 जो है ये स्कोर है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश है 9वें नंबर पे, 11.18 इसका स्कोर है। तो आप यहां से कंपेयर कर सकते हो कि हिमाचल और बाकी राज्यों के अंदर जो वो कितना डिफरेंस है। और जो पहले नंबर पे राज्य है दैट इज उत्तराखंड, उसका और हिमाचल का जो गैप है वो भी हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस में भी हिमाचल प्रदेश जो है वो एक अच्छी परफॉर्मिंग स्टेट में से एक है। क्लियर, यहां पे कहानी समझ आ गया। क्लियर। अब चलते हैं हम लास्ट इंडेक्स के ऊपर, जिसके ऊपर लास्ट लेक्चर लास्ट ईयर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो बना हुआ है पूरा सीधा क्वेश्चन था। ठीक है। तो देखिए, जब 2020 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जब उसको रिलीज किया गया था, तो उसमें टोटल 7 थीम्स थी, 19 फोकस टॉपिक्स थे। क्लियर। या 19 जो है वो आपके टोटल फोकस एरियाज थे। क्लियर। 75 गवर्नेंस इंडिकेटर्स थे और 21 जो है वो सब इंडिकेटर्स थे। क्लियर। लेकिन जो इस बार का यानी कि 2021 का डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है कि किस डिस्ट्रिक्ट में गुड गवर्नेंस से रिलेटेड ज्यादा पॉजिटिव स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें इस बार टोटल 8 थीम हो गई है, एक थीम इंक्रीज हुई है, 19 फोकस एरियाज हैं यानी सब्जेक्ट्स हैं, 76 इंडिकेटर्स हैं और 13 जो आपके सब इंडिकेटर्स हैं। तो ये जो फैक्ट है इनको आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है। और अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले देखो, पेपर में 21 भी पूछा जा सकता है, 21 भी पूछा जा सकता है, 20 भी पूछा जा सकता है। तो इस स्पेसिफिक इंडेक्स में सबसे पहले कांगड़ा का स्कोर 0.674, दूसरे नंबर पे बिलासपुर, ठीक है जी 2021 की मैं बात कर रहा हूं, तीसरे नंबर पे ऊना, चौथे पे हमीरपुर, पांचवें पे मंडी, चंबा, शिमला, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, सोलन और लास्ट नंबर पे आ गया लाहौल एंड स्पीति 0.458 जो इसका स्कोर है। अगर हम लोग पिछले साल की बात करेंगे तो लास्ट ईयर पहले नंबर पे कौन था? लास्ट ईयर पहले नंबर पे हमीरपुर था, दूसरे नंबर पे पिछली बार भी बिलासपुर था और इस बार भी कौन है? बिलासपुर है। कांगड़ा का देखो, कांगड़ा का पिछली बार स्कोर जो था वो 7 था और इस बार कांगड़ा ने सीधा जंप जो वो किस पे मारा है? नंबर 1 पे मारा है। लाहौल एंड स्पीति लास्ट टाइम भी 12वें नंबर पे था, इस बार भी 12वें नंबर पे है। सोलन लास्ट टाइम 8वें नंबर पे था, इस बार सोलन 11वें नंबर पे चला गया है। तो इसको एक बार जो है वो मैप कर लेना, यहाँ पे रैंक 1 और इनके जो पॉइंट्स हैं, रैंक जो लास्ट है और इनके जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए जो वो थोड़े से रेलिवेंट होते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग इस पूरे इंडेक्स को एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे 2-3 चीजें जो आप लोग समझना कि कांगड़ा और लाहौल एंड स्पीति के बीच में 0.216 का गैप है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ अगर हम लोग अलग अलग थीम्स की बात करेंगे, जैसे अभी हमने बात की थी ना यहाँ पे कि टोटल जो है वो 8 थीम है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कांगड़ा जो है वो सिर्फ 2 थीम्स में पहले नंबर पे आया है। पहला थीम कौन सा है? क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो 8 थीम्स है उनमें से सिर्फ 2 थीम्स में ही कांगड़ा जो है हम लोगों को पहले नंबर पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर वाली जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज बिलासपुर। तो बिलासपुर की अगर हम बात करेंगे तो बिलासपुर 2 में फर्स्ट नंबर पे आया है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और दूसरा एनवायरमेंटल इंडेक्स में। क्लियर। तो 2 जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। चंबा की अगर हम लोग बात करेंगे, चंबा ने जो है वो 11वें नंबर से जंप किया है 6ठे नंबर के ऊपर। क्लियर। तो चंबा और कांगड़ा का जो गैप है वो सिर्फ 0.132 है। क्लियर। लाहौल एंड स्पीति जो है वो पिछली बार भी लास्ट में था, इस बार भी लास्ट में है। बस ये है कि लाहौल एंड स्पीति जो वुमेन एंड चिल्ड्रन इंडेक्स है वहां पे दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है। अलग अलग हमारे 8 थीम्स हैं तो उसमें दूसरे नंबर पे लाहौल एंड स्पीति एक पैरामीटर में जो वो हम लोग देख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, थोड़े से फैक्ट्स हैं दिए हुए हैं आपके जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर, आप या जो हमारा लास्ट बिल्कुल जो टॉपिक है उसके अंदर जो हमें ये टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, तो होपफुली ये चीजें जो आप लोगों के लिए क्लियर होगी। क्लियर। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। ये 5वां चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला था, यहाँ पे थोड़ी समझाने वाली चीजें ज्यादा थी इसलिए हमारा जो वो टाइम ज्यादा लग गया। अब जो हमारा 6ठा है इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस स्पेसिफिक टॉपिक को आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। देखिए, इसके 2 हिस्से हैं, पहला है बैंकिंग और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस। क्लियर। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस में जो मेन फाइनेंसेस है वो हमारे नबार्ड के जरिए आते हैं, क्योंकि हमारा रूरल एरियाज है और रूरल एरिया का या जो नबार्ड है उसका काम ही रूरल एरियाज और जो हमारे एग्रीकल्चर उनकी डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है वो कैसा हमें हमारे हिमाचल के अंदर देखने को मिल रहा है, और फिर हम लोग देखेंगे मेनली जो नबार्ड है उसके द्वारा कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन किया जा रहा है, कितना पैसा जो है वो नबार्ड के द्वारा लगाया जा रहा है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर की यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पे एक लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लीड बैंक स्कीम होती है।
लीड बैंक स्कीम का मतलब क्या होता है कि जहां पे किसी एक बैंक को एक डिस्ट्रिक्ट का या मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स का लीड बना दिया जाता है। तो मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक को किसी एक डिस्ट्रिक्ट का लीड बना दिया गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जितने भी डेवलपमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलते हुए उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो सारी लीड बैंक के जरिए ही की जाएगी। पूरा जैसे मान लीजिए पीएनबी करेगा। क्लियर? तो हमारे हिमाचल के अंदर जो वो 3 लीड बैंक हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला लीड बैंक जो है वो आपका है पंजाब नेशनल बैंक। जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स का लीड बैंक है, वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं? हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना। ठीक है जी। यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ पे के से शुरू होने वाली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपकी पीएनबी के अंदर आती है। ठीक है जी। इसके साथ साथ के, एच, यू और एम। अब इसको क्या बना सकते हो तुम लोग? ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पे इसके न्यूमेरिक्स जो बना सकते हो। क्लियर? यहाँ पे हम के बना सकते हो, हम के। ठीक है जी। तो ये 4 जो है वो आपकी यहाँ से आ जाएंगी। क्लियर? बाकी इन चीज़ों में बहुत अच्छा नहीं हूँ। ठीक है? तो आप अगर कर सकते हो अपने आप न्यूमेरिक्स बना सकते हो तो बना लेना। ठीक है जी। दूसरा हमारा आ गया यूको बैंक, दैट इज यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में है। 4 डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट तुम्हारी एस से शुरू हो रही हैं, ठीक है जी, एस और बी। ठीक है जी। तो ये बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर, ये आपकी जो वो यूको बैंक यहाँ पे लीड बैंक है। और इसके साथ जो तुम्हारा तीसरा लीड बैंक है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, फर्स्ट इज चंबा एंड सेकंड इज लाहौल स्पीति। क्लियर? यहाँ पे लीड बैंक स्कीम समझ आ गई। इसके साथ साथ जो पूरा हमारा स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी कन्वीनर बैंक है दैट इज SLBC। ये कौन सा है हमारा? ये जो हमारा यूको बैंक है। क्लियर? साथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं वो कितनी है? वो तुम्हारी है 2234। तो आप लोगों ने यहां पे ध्यान रखना है। क्लियर? और इन 2234 में से मोर देन 76% ब्रांचेस जो है वो आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती हैं। क्लियर? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जब आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो अगर हम लोग नंबर एग्जैक्टली बोलेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 1708 ब्रांचेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। 426 ब्रांचेस जो है वो सेमी अर्बन एरियाज में है। 100 जो है वो शिमला के अंदर, और शिमला ही एक ऐसा जगह है जिसको जो है वो क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो अर्बन कहा जाता है। क्लियर? अक्टूबर 2021-22 से लेके 20 यानी कि 20 नई ब्रांचेस जो हैं उनकी ओपनिंग हुई है। तो ये थोड़ा सा डाटा जो है वो आप लोग ध्यान रख लेना। क्लियर? अगर हम लोग 2011 सेंसस की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच, यानी कि जितनी ब्रांचेज और जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो टोटल आती है 3074 के आसपास। क्लियर? और अगर हम लोग नेशनल एवरेज की बात करेंगे, नेशनल एवरेज का इसका मतलब समझो क्या है कि मान लीजिए जितनी, जैसे मान लो टोटल 100 ब्रांचेज हैं और टोटल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की 1000 है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि पर ब्रांच जो वो कितने लोग आ गए? 10 लोग आ गए। क्लियर? तो जितना कम नंबर होगा इतना मतलब है कि उतना बेटर फैसिलिटीज जो वो बैंकिंग सेक्टर के द्वारा दी जा सकेगी। मान लो कि ऐसा है कि जी एक बैंक पे लाख ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि फिर बैंक्स के ऊपर अननेसेसरी बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्लियर? तो अगर हम लोग 2011 सेंसस की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हिमाचल प्रदेश में जो पर ब्रांच एवरेज पॉपुलेशन है वो 3073 है, 3073 है। याद रखेंगे इस डाटा को। और नेशनल एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो वो कितनी है? 11,000 है, 11,000 है। क्लियर? और जो हमारे यहाँ पे 2234 ब्रांचेस हैं, 2234 ब्रांचेस हैं, इनमें से सरकारी ब्रांचेस जो वो सबसे ज्यादा हैं, 1154, 1154 ब्रांचेस हैं, जो मोर देन 51% ऑफ टोटल ब्रांचेस को कंपोज करता है। क्लियर? हिमाचल में सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की हैं, 350 ब्रांचेस। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 348, 348, और तीसरे नंबर पे यूको बैंक की 174। क्लियर? अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो उनकी 210 ब्रांचेस हमें देखने को मिल रही हैं, जिनमें पहले नंबर पे एचडीएफसी की सबसे ज्यादा 84 है, दूसरे पे आईसीआईसीआई की 48 ब्रांचेस हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो है वो किसकी हैं? तुम्हारी एचडीएफसी बैंक की हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो अगर हम लोग हिमाचल ग्रामीण बैंक की बात करेंगे, जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, पीएनबी के द्वारा उसको स्पॉन्सर किया गया है, उसकी टोटल 266 ब्रांचेस हैं। क्लियर? इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे टोटल कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स की 541 ब्रांचेज जो वो देखने को मिल रही हैं, जिसमें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 217 ब्रांचेज हैं, और जो बाकी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स बन गए उनकी जो वो 26 ब्रांचेज जो वो हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर? साथ में अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस कहां पे है, तो कांगड़ा ऑब्वियस बात है सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमें टोटल 411 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, और लोएस्ट जो है वो हमें लाहौल स्पीति में ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं
25 ब्रांचेस जो है वो लाहौल एंड स्पीति के अंदर है। क्लियर। इसके साथ साथ टोटल जो बैंक मित्र हमें देखने को मिलते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना और बैंकिंग फैसिलिटीज को उन जगहों के ऊपर पहुंचाना जहां पे बैंक्स नहीं है, जिनको आप लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र भी बोलते हैं। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे टोटल जो बैंक मित्र हैं वो है 14,848, 14,848। क्लियर। तो इन छोटी छोटी जानकारियों के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है, कितने बैंक्स हैं, लीड बैंक स्कीम क्या है, क्लियर, क्या सारी कहानियां हैं, ये सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो होपफुली आप लोगों को पता चल गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं लैंडिंग की। अब देखिए, जब भी लैंडिंग होती है तो वहां पे एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट जो है वो डिसाइड किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स का मतलब है कि जब भी बैंक लैंड करेंगे, जब भी बैंक लोन देंगे, तो उनमें बैंक ये श्योर करेंगे कि उसका कुछ परसेंट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाए। प्रायोरिटी सेक्टर्स का मतलब क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर है, वीकर सेक्शन को पैसा देना प्रायोरिटी सेक्टर है, वुमेन को पैसा देना प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको पैसा देना प्रायोरिटी सेक्टर है। मतलब ऐसे लोग जिनको पैसों की जरूरत भी है और उनको पैसा मिलना भी चाहिए, जिनको नॉर्मली बैंक जो वो पैसा नहीं देते थे पहले। क्लियर। तो यही कारण है। वैसे ये एएनबीसी का होता है, प्रॉपर पूरे लोन का नहीं होता। एएनबीसी का होता है एडजस्टेड नेट बैंकिंग, जो क्रेडिट आपका रहता है। क्लियर। लेकिन आप इसको बस इतना आसान भाषा में समझिए, यानी कि जितना भी बैंक के द्वारा लोन दिया जा रहा है उसका जो 40% है वो उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना है। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो 40% वाला टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता है, और उसके बाद फिर बैंक्स को जो वो पैसा जो है वो आरआईडीएफ में डालना पड़ता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डालना पड़ता है, जो पैसा जो है वो अल्टीमेटली नाबार्ड यूज करता है। क्लियर। यानी कि मान लीजिए 40 रुपया डालना था 100 में से और 38 रुपये डाला तो 2 रुपया जो है वो आरआईडीएफ में डालना पड़ेगा, वो पैसा जो है वो नाबार्ड के द्वारा फर्दर स्पेंड किया जाएगा। क्लियर। तो अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखिए नेशनल पैरामीटर कितना है, 40% बोल रहा है। हमारे यहाँ पे 2022 तक 30/9/2022 तक 57.68% जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर्स पे गया। 2021 में 59.86% है, तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। क्लियर। जिनमें एग्रीकल्चर के ऊपर 19.47 2021 में था और 18.69 जो है वो 2022 में है। क्लियर। उसके साथ साथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए 14.89 है, और जो हमारे 2022 है उसमें 13.64 है, यानी जितना पैसा टोटल दिया जा रहा है। तो यहां से आप लोग देख लीजिए वीकर सेक्शन के लिए, वुमेन के लिए, तो यहाँ पे हर एक जो वर्ग है उसको कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉपर जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है हिमाचल प्रदेश के अंदर उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो प्रायोरिटी सेक्टर का ये वाला डाटा जो है वो आप सब लोगों ने ध्यान रखना है कि कितना पैसा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को दिया गया। अब इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मतलब क्या था कि वहां पे हर एक इंसान जो है, हर एक इंडिविजुअल का जो है वो बैंक अकाउंट खुलवाना। क्लियर। बेसिक सेविंग जो डिपॉजिट है उसको ओपन करवाना, ताकि गवर्नमेंट जो है उन तक जो फ्यूचर में सरकार का एक प्लान था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधा पैसा लोगों तक पहुंच सके, और उसके साथ साथ लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना, उसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसको लॉन्च किया गया था। और उसी के साथ जो है वो लोगों को प्रॉपर बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति का मतलब है कि मान लीजिए किसी की जो है वो डेथ ही हो जाती है। क्लियर। तो उसको जो है वो 2 लाख रुपए तक का जो है वो कवर दिया जाता था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मतलब क्या था कि मान लीजिए किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी की डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट के कारण तो उसको जो वो 1 लाख रुपया मिलेगा। क्लियर। और तीसरा था अटल पेंशन योजना, जहां पे 1,000 से लेके 5,000 तक का पैसा जो है वो हमारे यहाँ पे पेंशन के रूप में उन लोगों को मिलना था जो एक स्पेसिफिक या नॉर्मल जो बिल्कुल एक बेसिक जो जॉब्स हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे मिनिमम 1,000 है, मैक्सिमम जो वो 5,000 है। ये बेसिकली जितना पैसा आप जमा कराओगे आज, जब आपकी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी तो उसके बाद वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते भी हैं कि आज भी सरकारों के द्वारा पेंशन दी जाती है, लेकिन वो पेंशन कितनी 1,000 रुपये है, 1,500 रुपये है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल जो आज कमा रहा है उसके पास अधिकार है कि वो बिल्कुल कम पैसा डाल के जो है वो एक स्पेसिफिक एज के बाद जो पेंशन है उसको अटल पेंशन योजना के तहत जो है वो अटेन कर सकता है। क्लियर। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये सारी की सारी स्कीम जो है वो हमारी नेशनल लेवल की स्कीम्स हैं, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इन स्पेसिफिक स्कीम को जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल हिमाचल में 17.33 लाख अकाउंट जो वो ओपन किए गए, जिनमें 15.40 लाख अकाउंट जो वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हैं, और 1.93 लाख जो है वो किसके अंदर हैं, अर्बन एरियाज के अंदर है। तो हिमाचल के कंटेक्स्ट में आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप ये सारा जो अमाउंट्स हैं
जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टैंड अप स्कीम्स है, इंडिया स्कीम है, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के कैंपेन्स हैं, बिजनेस वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने की बात है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सारे के सारे को जो है वो कितना कितना पैसा जो है वो सरकार के द्वारा लगाया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पेंड किया गया, उसको आप लोगों ने मेमोराइज करना है, क्लियर। सिमिलरली नबार्ड से रिलेटेड जो अलग अलग हमारे अमाउंट्स हैं, इनको भी आप लोग जो है वो एक बार पढ़ लेना, एक बार नजर मार लेना, क्लियर। जैसे वाटर शेड के लिए कितना है, नैप्सकॉन जो है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में मदद कर रहा है। लास्ट टाइम जो वो सीधा सवाल जो वो ये आया हुआ था, क्लियर। तो नैप्सकॉन जो है वो जैसे थर्ड पार्टी इंपैक्ट असेसमेंट करने की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ठीक चल रही है नहीं चल रही है, वहां पे नबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज नैप्सकॉन जो है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को हिमाचल में ढंग से चलाया जा रहा है नहीं चलाया जा रहा है, ये नैप्सकॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर। इसके साथ साथ जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनकी इंस्पेक्शन करना, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लियर। तो ये नैप्सकॉन के बारे में जब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा जो आइडिया रखोगे, क्लियर। इसके साथ साथ नबार्ड के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करने के लिए जो जो प्रोग्राम्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं, चाहे वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाए जा रहे हैं, क्लियर। और उसके लिए जो वो टोटल कितना 20 करोड़ का बजट जो वो सैंक्शन किया गया है, जिनमें से 19.12 करोड़ रुपया जो है वो 31 दिसंबर तक खर्च किया जा चुका है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और साथ में अभी पार्वती वैली के ऊपर जो रिस्क मिटिगेशन है उसके लिए जो वो प्रपोजल सबमिट करवाया जा चुका है। जैसे थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए कहानी क्या है कि हमारे यहाँ पे जो है वो आपका एक नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है, दैट इज NAFCC, क्लियर। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अंदर जो है उसको डेवलप किया गया। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो सबसे पहले सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है उनको आइडेंटिफाई किया गया था, क्लियर। जहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है वो ज्यादा पड़ सकता था, उनको मिटिगेट करना है, जिसमें काफी पैसा जो वो रिलीज हो चुका है। और अभी जो नया प्रपोजल बना है वो कुल्लू के अंदर जो पार्वती वैली है वहां पे नया प्रपोजल जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे जो नबार्ड के चाहे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, चाहे नबार्ड के कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, या इसके साथ साथ जैसे जो है वो फार्म सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, क्लियर, तो वहां पे जो वो टोटल एक हमारा फंड है दैट इज फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड है, जहां पे टोटल 33.02 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया जा चुका है। हमारे यहाँ पे 9 प्रोजेक्ट जो वो लग रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्लियर। सिमिलरली ट्राइबल एरियाज के लिए टोटल 19.76 करोड़ की जो ग्रांट है उसको रिलीज किया जा चुका है, क्लियर। जहां पे मेन मकसद है कि जैसे किन्नू है, हमारे यहाँ पे मैंगो है, उनको ट्राइबल एरियाज में जो वो ज्यादा प्रमोट करना। वाटरशेड डेवलपमेंट में जो वो टोटल 26.69 करोड़ रुपीस जो हमारे यहाँ पे दिया जा चुका है, क्लियर, जो टोटल 38,732 हेक्टर एरिया को कवर करता है और कम से कम 300 विलेजेस जो हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट्स की कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि वाटरशेड डेवलपमेंट में 2 डिस्ट्रिक्ट्स को पैसा नहीं मिला है, जिनमें से पहली है किन्नौर और दूसरी है लाहौल स्पीति। इनको ऐसा डिसाइड किया गया है कि इनको बाद में पैसा देंगे, क्लियर। पहले जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट उन एरियाज की कर लेते हैं जहां पे उनकी ज्यादा आवश्यकता है, क्लियर। ध्यान रखना जब हम लोग वाटरशेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वाटरशेड का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, यहां से नदी गुजर रही है, अब यहां से रिवर गुजर रही है, रिवर गुजरेगी तो इरोजन हो जाएगा अगर मान लीजिए वहां पे पेड़ पौधे नहीं है, क्लियर। तो चाहे हम लोग सॉइल इरोजन की बात करें, वाटर कंटेमिनेशन की बात करें, वाटर रिसोर्सेज की ड्राइंग की बात करें, सारे का सारा वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाता है। तो पानी के जितने भी स्रोत हैं उन सबको बचाना जो है वो वाटरशेड डेवलपमेंट, या पानी जहां जहां से गुजर रहा है, इवन जमीन से भी गुजर रहा है, वहां पे फॉरेस्टेशन करना, सॉइल को प्रिजर्व करना, वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, ये सारे का सारा वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो इसको भी जो नबार्ड है वही ओवरसी कर रहा है, क्लियर। सिमिलरली जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, जैसे हम लोगों को 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 113 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। एफपीओज मेनली जैसे गांव में अगर बनानी है तो कम से कम 100 फार्मर इकट्ठे होकर इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, और शहरों में आई थिंक ये 300 के आसपास, सॉरी हिली एरियाज में 100 है, और प्लेन एरियाज में जो वो 300 फार्मर जब इकट्ठे होते हैं तो वो मिलके जो है वो आपके फार्मर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो उसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे जो एफपीयूज हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि किस तरीके से जो मिल्क फ्लावर्स इकट्ठे होकर जो है वो किसान बेच सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सके। तो ये भी नबार्ड के अंदर ही आ रहा है। माइक्रो क्रेडिट का मतलब है कि जहाँ पे कुछ छोड़ा पैसा जो है वो किसानों को जो हमारा नबार्ड है उसके द्वारा जो वो रिलीज किया जा रहा है, क्लियर। इसके साथ साथ जो वो एग्री क्लिनिक है, एग्री क्लिनिक का मतलब है कि जी कैसे सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे बेटर क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस जो वो रखी जाए, कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए कीड़े वगैरह से, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं, ये किसके द्वारा रन किए जा रहे हैं, ये आप लोगों को मेनली नबार्ड के द्वारा रन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्लियर।
तो इन प्रोग्राम्स और इन स्कीम्स को जो है एक बार जरूर नजर मार लेना। ये भी हमारे लिए जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रेलेवेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि नैप्सकॉन के ऊपर सवाल आ गया, हो सकता है इस बार एग्री क्लिनिक के ऊपर जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, तो एक बार इनको पढ़ लेना। अगर कोई डाउट प्रॉब्लम रहेगी तो उसको जब हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस स्पेसिफिक सेशन को हम लोग कंक्लूड करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।